हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी सी इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग की क्लास में। अमलगमेशन परचेज कंसिडरेशन डिस्कस कर रहे थे। क्विक रिकैप करते अपन ने जो परचेज कंसिडरेशन में डिस्कस किया। हमने देखा परचेज कंसिडरेशन में ये एक जैसा नाम वैसा काम है, जैसा नाम वैसा काम है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम जो कंपनी एक्वायर करते हैं उसके बदले में उसके शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा दे रहे हैं। शेयर होल्डर में सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एक ही बात है जो इसमें कभी चेंज नहीं होती है, और वो ये है कि हर क्वेश्चन में चेंज होता है। वाह 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 वाह। पीसी में क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरिएशन आएगा और आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि पीसी कैसे निकाला जाएगा। दो मेथड होते हैं, नेट एसेट और नेट पेमेंट। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में या क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो कौन सा मेथड है, हमें पीसी निकालना है। हाँ, बट ये अप्रोच फॉलो की जाती है, यूज की जाती है नॉर्मली मेथड्स को कंक्लूड करने के लिए। नेट पेमेंट मेथड में आपको ये बताया जाता है भाई इतने पैसे ले कम नहीं देते। नॉर्मली इसमें बैलेंसिंग फिगर गुडविल आता है। क्यों? क्योंकि जो असेट लाइबिलिटी की वैल्यू है उससे आप कम ज़्यादा पैसे दे सकते हो। ज़्यादा दिए तो गुडविल, कम दिया तो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। लेकिन नेट असेट मेथड में हम एक एक असेट की वैल्यू निकालते हैं, गुडविल को भी वैल्यू करते हैं और टोटल उतना पैसा देते हैं। नेट पेमेंट मेथड रियल लाइफ में ज़्यादा पॉपुलर होता है। क्यों? क्योंकि कोई कंपनी बेचता है तो वो लमसम पैसे मांगता है। बट कुछ नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज में हो सकता है कि आप नेट एसेट मेथड में जाओ, खासतौर पे जहाँ पे गुडविल को कोई लॉजिकल बेसिस पे वैल्यू किया जा सकता है। बाकी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसमें कुछ बातें जो ध्यान रखने की थी वो ये थी कि जब भी आपको पीसी में ये दिया जाए कि पीसी इतना है तो आपका आंसर वहीं खत्म हो गया। कई बार क्वेश्चन दो चीजें देता है, पीसी इतना है और ऐसे दिया जाएगा। अगर आपसे पूछा है पीसी कितना है तो बस ये निकाल के खत्म कर दो क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा है बताओ कैसे देंगे तो फिर ये भी निकालना पड़ेगा। यानी वही वाला एग्जाम्पल याद आएगा आपको, बार बार हम उसको रेफर करते जाएंगे। बप्पीदा ने घर खरीदा, तरीका नंबर 1 7 करोड़ में घर दे दो। तरीका नंबर 2 7 करोड़ में घर दे दो, बदले में मैं आपको 10 kgs ऑफ गोल्ड दूंगा जिसकी मार्केट वैल्यू 70 लाख है। या तरीका नंबर 3 क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है ये घर मुझे दे दो, मैं आपको बदले में 10 किलो गोल्ड देने वाला हूँ 70 लाख का। तीनों क्वेश्चन में आंसर सेम है पर बताने के तरीके अलग अलग है। पहले क्वेश्चन में हमने असेट को वैल्यू कर लिया, पीसी डिसाइड कर लिया 7 करोड़, और कैसे डिस्चार्ज करना है कुछ नहीं बोला। दूसरे में हमने कैसे पीसी कितना है और डिस्चार्ज कैसे होगा दोनों बताया। तीसरे में सिर्फ डिस्चार्ज बताया है, पीसी नहीं बताया। सेकंड क्वेश्चन एकदम क्लियर है, फर्स्ट और थर्ड में आपको एक से दूसरा निकालना पड़ेगा। अब हमेशा क्वेश्चन में ये नेचुरली आपको पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन में पीसी दिया हुआ है या डिस्चार्ज दिया है और उससे पीसी निकालना है। बट यू हैव टू बी केयरफुल, और ये निकालते समय ध्यान रखना आप कई बार आपको एक ही चीज़ जो आप डिस्चार्ज ऑफ पीसी की बात करोगे या असेट टेकन ओवर की बात करोगे तो उसमें आपको 3 वैल्यूज दी जा सकती है। अग्रीड वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू या बुक वैल्यू। प्रेफरेंस होगा सबसे पहले जो म्यूचुअली अग्रीड है, नहीं है तो मार्केट वैल्यू, वो भी नहीं है तो फिर फेस वैल्यू या बुक वैल्यू। कल हमने नेट पेमेंट के कई सारे क्वेश्चन ट्राई किए। इसमें इंपॉर्टेंटली आपको बताया डिवेंचर होल्डर को कोई पैसा दिया है या कोई खर्चे किए हैं कंपनी एक्वायर करने में तो उसे पीसी में शामिल नहीं करना। फिर हम नेट एसेट मेथड में आए जिसमें एक एक एसेट लाइबिलिटी गुडविल को वैल्यू किया, उसकी नेट वैल्यू निकाली और उससे हमने निकाला कि भैया क्या पीसी है। और अब इन सब के बाद में हमको डिस्कस करना है नेट एसेट मेथड के अंदर ही एक और कंसेप्ट जिसका कंसेप्ट का नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू। हमारा डिस्कशन अमलगमेशन का शुरू जो हुआ था दोस्तों, वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो वी फर्स्ट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। समझा अच्छे से क्या होता है अमलगमेशन। हमने बोला अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही तरह का होता है, एक पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और एक परचेज मेथड। फिर हमने सब कुछ परचेज मेथड के अंदर पढ़ना शुरू किया। परचेज मेथड में सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ा परचेज कंसिडरेशन, जिसका डिस्कशन अभी हमारा चल रहा है। इसमें हमने एक परचेज कंसिडरेशन के कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स पहले तय किए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 2 हमने ये इस तरह से डिस्कस किए। हम इसे बोल सकते हैं ये परचेज कंसिडरेशन के क्या थे, आप आपकी कॉपी में लिख लो, प्रिंसिपल्स, बेसिक्स। फिर इसके बाद हमने परचेज कंसिडरेशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए ये मोर और लेस नेट पेमेंट मेथड के थे।
और फिर हम आए परचेज कंसिडरेशन में ही नेट एसेट मेथड। आज का हमारा डिस्कशन हो रहा है परचेज कंसिडरेशन, जिसे हमने 3 नंबर पॉइंट दिया है, उसके अंदर नेट एसेट मेथड, उसके अंदर हम एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताइए दोस्तों, ये अपन ने लास्ट पढ़ा था, सब कुछ ठीक है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, आज कुछ भी चैट डालो तो आप है ना पब्लिक चैट में डालिएगा, थोड़ा सा प्राइवेट में मत डालो। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। हे भगवान, क्या हो रहा है आज? सॉरी, स्क्रीन दिखा नहीं रही। चलो कुछ नहीं है, मैं रिवाइज कर रहा था बस आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, ये नेट एसेट मेथड का ही भाग है जिसमें बोला जाता है कि हम उस कंपनी को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे लेंगे या इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर लेंगे, जो कि कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है नथिंग बट नेट एसेट्स वैल्यू। इट इज अ सिनोनिम, और कुछ भी नहीं है। तो आप यूँ समझ लीजिए बस कि नेट एसेट बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है, तो उन्हें कंफ्यूज करने के लिए हमने बोला चलो इंट्रिंसिक वैल्यू लिखते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती है एक्सेप्ट व्हाट, नेट एसेट वैल्यू। लेकिन अगर आपसे पूछा है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, तो जल्दी से बताओ बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर क्या होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर क्या होगी? बताइए, कैसे निकालोगे आप इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर? थोड़ी टेक्निकल, पब्लिक में लिखना प्लीज, प्राइवेट चैट में मत डालिएगा। तो सर सीधी सी बात है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर मतलब नेट एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नहीं, अगर आपसे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर पूछी है तो ये हमेशा किसकी पूछी जाएगी? इक्विटी शेयर्स की। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स की कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एक चीज समझो बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या नेट एसेट मांगने का हक होता है क्या? नहीं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर विल बी ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली। क्यों? as preference shareholders do not have any right on net assets of the company beyond their redemption price। सही बोला? हाँ, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, बात अलग है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अधिकार सिर्फ कितना है कि भैया अगर 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और उसको रिडीम एट बार करना है, तो उसका अधिकार ज्यादा से ज्यादा एसेट में 5 लाख रुपए तक का है। अगर कंपनी की एसेट बहुत ज्यादा है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, उसको 5 लाख ही मिलेगा। सही बोले? तो उसकी कीमत, उसको पैसा सिर्फ 5 लाख से मिलना, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये तय हो गया? यस सर। जबकि इक्विटी में ऐसा नहीं है। सपोज हमारी कंपनी में कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है और सारी एसेट से लाइबिलिटी पे करने के बाद हमारी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपीज का, बट हमारे पास एसेट जो बच गई है वो 50 लाख रुपीज की है, तो पूरे 50 लाख रुपीज 5 लाख में बटेंगे। तो बेटा नेट एसेट्स पे अधिकार सिर्फ किसका होता है? द ओनली पर्सन विच हैज राइट ऑन नेट एसेट्स इज इक्विटी शेयर होल्डर। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू का जो कंसेप्ट है ये इक्विटी शेयर्स के लिए ही होता है। अगर आपसे कभी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर पूछे तो ये कैसे आएगी? आपको निकालना पड़ेगा नेट एसेट्स की वैल्यू
माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और ये सारे शेयर्स कौन से होने चाहिए? ऑफ सेम फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू। इनफैक्ट सेम पेड अप वैल्यू, क्योंकि इक्विटी शेयर अगर मल्टीपल है कंपनी में, जो जिस तरह के क्वेश्चन नहीं होते आपको, लॉजिक सिंपल सा है ये। भैया सेम पेड अप वैल्यू वाले इक्विटी शेयर्स का टोटल लगा, तो सर अगर हमारी कंपनी में दो अलग अलग पेड अप वैल्यू वाले शेयर है, एक 10 रुपए का एक 20 रुपए का, तो 20 रुपए वाले को 10 के बराबर कितने होंगे? डबल होंगे, वैसे लिखित कला। वो आता नहीं है तो अपन छोड़ें उस चीज को। तो अभी जो आपका डिस्कशन है वो क्या है? हमें निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू। व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? नथिंग बट नेट एसेट वैल्यू। अच्छा, मतलब ये सिनोनिम है 101%। डिफरेंस क्या है दोनों में? एक्सक्यूज मी, कुछ भी नहीं है सिवाय एक चीज के कि कंफ्यूज करने के लिए या थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट बनाने के लिए। हो सकता है कभी ऐसा लिख दें कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए। अब अगला सवाल है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती कैसे? तो भाई जैसे नेट एसेट वैल्यू निकाली थी वैसी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। सर क्या कर रहे हो यार आप? तो लेट अस टेक वन पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ने दिया है, फाइंड आउट बुक वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब एक चीज समझो सर, ये बुक वैल्यू क्या आ गया? ये भी बता देते हैं। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? इट मीन्स वैल्यू ऑफ असेट्स लेस liabilities as given in the books of accounts. ये कैसे डिफरेंट है एज अगेंस्ट नेट एसेट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू? which is based on agreed values or fair market value or if not available book values। ये बेसिक डिफरेंस है, एक क्वेश्चन से आपको पूरा समझ में आ जाए। तब आपको ये क्वेश्चन में कहा है कि आपको बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी। किसकी? इक्विटी शेयर की। क्या क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है? हाँ है। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? इक्विटी शेयर्स की। तो सीधी सी बात है, किसी भी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम माइनस। क्वेश्चन में क्या दिया आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपको लाइबिलिटीज में एक डिबेंचर देता है, करंट लाइबिलिटी देता है, असेट में गुडविल है, लैंड बिल्डिंग है, शेयर इशू एक्सपेंस है, फिक्टिशियस असेट, स्टॉक, कैश एंड बैंक, लैंड, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटा लेट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये 444600 में प्रोविजन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। कंटिजेंट लाइबिलिटी है 3500 की, ये नोट्स में डिस्क्लोज की गई है। इन्फॉर्मेशन दी है कि गुडविल को 75,000 पर वैल्यू किया है तो अपन 75 पे ले सकते हैं। लैंड और बिल्डिंग को 580 पे किया है और बैड डेट एक्सपेक्टेड 20,000 है। कंटिजेंट लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड है सेटल करना पड़ेगी 15,000 पे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम करना पड़ेगा 20% प्रीमियम। जब भी आपसे पूछते हैं इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालो तो वो वैल्यू पर शेयर निकालो। अब आपको इसके बेसिस पे वैल्यू निकालनी है। अब अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं।
आपको क्वेश्चन में दो वैल्यू निकालनी है तो अपन दोनों साथ साथ में लिखेंगे, बुक वैल्यूज और इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसमें आपको थोड़े कैलकुलेशंस करना पड़े। हमें लेना है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद एसेट्स। गुडविल, लैंड बिल्डिंग, शेयर इशू, स्टॉक, कैश इन बैंक। स्टॉक, कैश इन बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट है, तो देखते हैं इसका क्या करना है। इससे आपको फिर सारी लाइबिलिटीज माइनस करना होंगी, जो आपके पास सिर्फ डिबेंचर और करंट लाइबिलिटीज है। इन दोनों को आप टोटल लगाएंगे तो आपकी नेट एसेट्स आ जाएंगी। इससे आपको लेस करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम, तब जाके आपको क्या मिलेगी, नेट एसेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। फिर उसे अपने को डिवाइड करना पड़ेगा बेटा किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तब जाके आपको क्या मिलेगी, जगह नहीं है तो क्या करें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आपको मिलेगी वैल्यू पर इक्विटी शेयर। अब बुक वैल्यू का लॉजिक सिंपल होता है, जो बुक्स में वैल्यू दी गई है बस वो ले लीजिए और कुछ भी दिमाग मत लगाए। तो बुक वैल्यू आपको कितनी दी गई है, एसेट्स पे आते हैं, गुडविल 60,000, 4 लाख, शेयर इशू एक्सपेंस 10,000, स्टॉक 190, 30, 444,600। इन सब का आप टोटल लगाते हो तो कितना आता है, 11,34,600 दिया वही है। डिबेंचर 2 लाख, 175,700, 375,700। इससे अब अपन नेट एसेट्स निकालते हैं, 11,34,600 माइनस 375,700, 758,900। अब इससे माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम, जो 20% प्रीमियम पे रिडीमेबल है। अब हमें क्योंकि यहाँ पे बुक वैल्यू निकालनी है, तो हमें यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम क्या लेना पड़ेगा, बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, क्योंकि ये पूरा ही बुक वैल्यू पर बेस्ड है। बस अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, आप वैल्यू निकाल रहे हो बुक वैल्यू के बेसिस पे, तो आपने यहाँ पे असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर दिया, जो भी बुक वैल्यू दी हुई है वो सब ले ली।
बट मुद्दे की बात यह है कि आपको शेयर इशू एक्सपेंस लेना चाहिए था। तो किसी भी केस में हम कोई भी वो वाला असेट कंसिडर नहीं करेंगे जो फिक्टिशियस है, वेदर इट इज बुक वैल्यू और इट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये 10,000 रुपीज को हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा। तो सर पहले ही काट देते हैं, और टोटलिंग में अपने को निकालने में मेहनत करना पड़ती है। तो यहाँ ज़रूर अपन लिख सकते हैं 1124,600 प्लस आपको क्या है सोल्यूशन ऐसा बना रहेगा, तो आपको बाद में ध्यान रहेगा क्या आएगा, 748,900, 648,900 हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके 648,900 डिवाइडेड बाय 5,000 है, 129.78। पर अब आते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू पे। तो आप इसे सीधे या तो यही 24 कर दो, ज़्यादा अच्छा। इंट्रिंसिक वैल्यू में सब चीज़ों की अपने को मार्केट या अग्रीड वैल्यू दी है। तो जैसे गुडविल 75,000 की, इसकी अग्रीड वैल्यू है तो 75,000। लैंड और बिल्डिंग 580 पे वैल्यूड है तो ये 5,80,000। इसकी कोई कीमत नहीं है तो जीरो। स्टॉक के बारे में कुछ दिया नहीं है। कैश एंड बैंक तो नॉर्मली जो दिया है वही वैल्यू होती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड बैड डेट 20,000 है। आप बताइए एक्सपेक्टेड बैड डेट 20,000 है, आपने कितना प्रोविजन बनाया। एक चीज समझो, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने रहे होंगे, 4,4,4,600 डिवाइडेड बाय 95%। कितना आता है ये, क्योंकि इस पे 5% का प्रोविजन बनाए, 4,68,000। और हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या लग रहा है, 20,000 चाहिए, जबकि अभी इसका 5% बना हुआ है। आप इससे -5% करोगे तो 4,4,4,600 आ जाएगा, पर हमें 20,000 ही करना है तो ये 4,48,000 आए। ये आपकी टोटल असेट्स आ जाएगी 75,000 प्लस 5,80,000 प्लस 220 प्लस 448, 13,23। डिबेंचर्स में कोई अग्रीड वैल्यू या फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है तो ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे। तो आप इससे माइनस कर देंगे 3,75,700। ये हो जाएगा आपका 9,47,300। इक्विटी शेयर होल्डर को आपको प्रीमियम पे ऑफ करना है 120, तो 827,300। 5,000 शेयर्स है हमारी कंपनी में, तो हमारी वैल्यू आती है 165.46। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे ना। एक कंटिजेंट लाइबिलिटी रह गई हमारी। आप दीजिए यहाँ पे कंटिजेंट लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड एट 15,000 है, तो वो हमें ऑल लेना पड़ेगी। एक करंट लाइबिलिटी प्लस कंटिजेंट लाइबिलिटी यहाँ लिख देता हूँ, तो ये प्लस 15,000 हो जाएगा। तो 8,12,300 डिवाइडेड बाय 5,000 आएगा, 162.46। कंटिजेंट लाइबिलिटी यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बुक वैल्यू के बेसिस पे जाना है। बुक वैल्यू के बेसिस पे वैल्यूएशन रेयरली होता है दोस्तों एग्जाम, रेयरली आपको देखने को मिलेगा। यूजुअली हमारा जो वैल्यूएशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यूज। इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यूज वो दिया हुआ था तो हम वही यूज करते हैं। चलिए, आई होप ये सबको क्लियर है। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए।
तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, अगर आपको नोट बनाना है क्या था, हमने कुछ खास क्या पढ़ा काम का, तो नंबर वन, इंट्रिंसिक वैल्यू में सब कुछ फेयर वैल्यू बेस्ड होता है, सब लॉजिकल होता है, बट इट इज एक्चुअली इन, सॉरी, इंट्रिंसिक वैल्यू में जो भी कुछ होता है वो सब किसके ऊपर बेस्ड होता है? फेयर वैल्यू के बेस पे। पर बुक वैल्यूज के केस में ये नहीं है। बुक वैल्यू में लॉजिक आपका क्या रहता है? वी विल रादर गो विथ व्हाट, जो भी बुक्स में वैल्यू दी हुई, तो इसमें आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर वगैरह भी किस पे वैल्यू किए जाते हैं? सब बुक वैल्यू पे किए। हाँ, पर किसी भी केस में कोई भी ऐसा सेट है जो वर्थ ही नहीं है, टी-शर्ट सेट है, तो वो किसी में भी कंसिडर नहीं। तो इससे कंक्लूजन हमारा क्या निकला है, अगर हमें कंक्लूड करना है तो रेड में नोट करेंगे तो, बुक वैल्यूज में व्हाट वी विल कंसिडर इज, डू नॉट कंसिडर fictitious assets. Consider all other assets, liabilities, and even preference share capital at book value. सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हमें समझ नहीं आया, बुक वैल्यू पे क्यों लिया? तो उसका ये लॉजिक है कि दोस्तों, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने प्रॉमिस कर रखा होता पहले से ही कि हमें उन्हें प्रीमियम देना है, तो आपकी बुक्स में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रहा होता। सही बोल रहा हूँ मैं? आपने अकाउंटिंग तो पढ़ी है पहले। अपन कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं और उस पर अपन पहले से प्रॉमिस कर देते हैं कि इस पे हमें क्या करना है, रिडम्पशन पे पैसे देने। प्रीमियम पे। तो आप जब इशू करते हो तभी आपको लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की लाइबिलिटी बुक करना है। यानी कि ये जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है ना कि प्रीमियम पे रिडीम करना है, ये पहले से प्लान नहीं होगा। ये अभी लग रहा होगा कि भैया अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रीमियम मांगेंगे, अगर आज रिडीम करेंगे, इनकी आज की ये फेयर वैल्यू है। तो इसके लिए ये जो वैल्यू दी जाती है, ये आज की वैल्यू है कि आज अगर इन्हें जल्दी रिडीम करना है तो कितने पैसे मांगेंगे, इसलिए वो नहीं लेते और बुक वैल्यू लेते। ठीक है। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे मैंने। इससे आपके कंसेप्ट थोड़े से इम्प्रूव होंगे, पीसी से रिलेटेड वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? थोड़ी वैरायटी ऑफ पीसी के क्वेश्चंस करें, तो बस इससे हम अलर्ट हो जाएगी एग्जाम में पीसी के क्वेश्चन किसी भी तरह के आ सकते हैं। तो हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है, तो हमें क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है कैसे सॉल्व। सही चल रहा है दोस्त? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हो। एक मिनट। एक सेकंड बस।
चलिए अब ठीक है। ठीक है, थोड़ी समस्या आ रही थी इसलिए। देखें, द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर इज गिवन बिलो। बढ़िया, ये सब कुछ आपको इन थाउजेंड्स दिया है, अच्छी बात है। इक्विटी शेयर कैपिटल 8%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये 10 रुपये का है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कितने का है पता नहीं। डिवेंचर है, क्रेडिटर और अदर लाइबिलिटी है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट स्टॉक बैंक रिसीवेबल है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है पी लिमिटेड की, और बोला है राम लिमिटेड अग्रीज टू पे पी लिमिटेड बाय इशूइंग requisite number of preference share of rupees 10 each at 5% discount to the preference shareholder of P Limited। तो यहाँ पे शब्द इक्वल नहीं यूज किया गया है, रिक्विजिट। रिक्विजिट का मतलब क्या होता है? डिराइव्ड होगा। डिराइव्ड समझते हो बेटा? एक बेसिक चीज समझ लेना, हमेशा ध्यान रखना। रिक्विजिट और इक्वल और इक्विवेलेंट ये तीन अलग अलग शब्द हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। रिक्विजिट, इक्विवेलेंट और इक्वल। रिक्विजिट का मतलब क्या होता है? डिराइव्ड। ये हमसे क्या बोल रहे हैं? रिक्विजिट, इक्विवेलेंट या इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ऐसे आपको कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। तो रिक्विजिट का मतलब होता है डिराइव्ड, बट इक्विवेलेंट और इक्वल का मतलब होता है सेम। अब आप बताइए भैया डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? तो देखो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है? एक जिसमें सिंपली ये बोला होगा कि भैया अपन राखी बनाने जा रहे हैं सपोज, तो हमारी 5 बहनें जो हमें राखी बांधने आएगी, तो हमें कितने गिफ्ट लेके जाना है? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ गिफ्ट्स। जितनी बहनें उतने गिफ्ट्स। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ गिफ्ट्स या इक्वल नंबर ऑफ गिफ्ट्स, एक ही बात है। 5 बहनें तो 5 गिफ्ट्स। इक्विवेलेंट और इक्वल, हालांकि इक्विवेलेंट का इंग्लिश मीनिंग कुछ और होता है, पर इस चैप्टर में ऐसे ही यूज करते हैं। पर इसकी बजाय अगर आपको ये बोल दिया कि आपकी लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 गर्लफ्रेंड्स, तब आप वैलेंटाइन मनाने जा रहे हैं और आज का दिन बहुत ही बिजी है क्योंकि आप 5 5 मेंटेन कर रहे हैं, और आपसे बोला गया है कि भैया आपको उन्हें क्या करना है? यू हैव टू गिव देम गिफ्ट। और ये कहा गया है कि आपको जो गिफ्ट उन्हें देना है वो कितना है? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ गिफ्ट्स नहीं देना है 5 में। आपने कहा है यू विल हैव टू गिव देम रिक्विजिट नंबर ऑफ गिफ्ट्स। रिक्विजिट मतलब हमें उन्हें इतने गिफ्ट देना है जिससे कि कोई भी और उन्हें जो गिफ्ट दे रहा है उससे ज्यादा गिफ्ट मिल जाए। या ये बोला जा सकता है कि हमें गिफ्ट उन्हें ऐसे देना है कि जो नई है उसे ज्यादा गिफ्ट देना है, जो पुरानी है उसे कम गिफ्ट देना है। इसका मतलब क्या है? इक्वल नहीं है, तो कोई ना कोई बेसिस पर इसे डिराइव करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सीधे सीधे नहीं आएगा। समझ में आया? भैया अगर आपने 1 लाख गाड़ियां बनाई हैं और आपकी गाड़ी बनाने की फैक्ट्री है, तो बताओ स्टेयरिंग कितने लगे होंगे? इक्वल नंबर ऑफ स्टेयरिंग, यानी कि 1 लाख गाड़ियों में 1 लाख स्टेयरिंग। पर अगर मैं बोलूं कि आपने 1 लाख गाड़ियां बनाई है, तो बताओ टायर कितने लगे होंगे? बताओ जल्दी से। सर 4 लाख टायर। हा 5 लाख टायर स्टेपनी मिला के। तो 5 लाख लगी होगी। तो इक्वल नंबर नहीं है ये। क्या हो गया? एक तरह से एक्सचेंज रेशियो हो गया 5:1 कि भैया एक गाड़ी में हमारे क्या लग रहे हैं? 5। तो जब भी आपको इक्वल नहीं देना होता है और कोई और तरीके से कैलकुलेट करना होता है, तो रिक्विजिट शब्द यूज किया जाता है। पर रिक्विजिट शब्द जब भी यूज किया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी।
तो अगर मैं कहता हूं 1 लाख गाड़ियों में हमें रिक्विजिट नंबर ऑफ टायर्स लगेंगे, तो आपका सवाल सबसे पहले क्या होना चाहिए, सर रिक्विजिट नंबर ऑफ टायर्स कैसे निकाले? ये जो गाड़ी जिसकी आप बात कर रहे हो, ये 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, स्टेपनी अलाउ करना है या नहीं करना? तो जैसे ही मैं ये सारे सवालों के जवाब दूंगा तब आप निकाल पाओगे कितने टायर्स लगेंगे। पर स्टीयरिंग में आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो इक्वली होगा। तो सेम इसी तरह से जब भी आपको रिक्विजिट या सिमिलर वर्ड यूज किया जाए तो समझना कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कोई इंफॉर्मेशन को यूज करके। आगे कहा गया है रिक्विजिट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ पी लिमिटेड। तो दोनों हमें कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है। पीसी सेटल्ड एज पर बुक वैल्यू ऑफ असेट्स बट डिबेंचर्स विल बी टेकन ओवर ऑन अग्रीमेंट दैट दीज विल बी पेड ऑफ एट 10% प्रीमियम आफ्टर 1 ईयर। यानी असेट्स सारी की सारी अग्रीड वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू है, पर डिबेंचर्स की वैल्यू 10% प्रीमियम है, 1 साल बाद पे करना है। डिबेंचर होल्डर ऑफ पी लिमिटेड विल एक्सेप्ट 12% डिबेंचर ऑफ राम लिमिटेड। तो उसके एक डिबेंचर के बदले हमारे एक डिबेंचर जाएगा क्या, 12% के डिबेंचर जाएंगे। आपको बोला है पीसी निकालो। सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन पढ़ के अगर ट्राई करना चाहो तो मुझे ये बता दो, ये क्वेश्चन नेट एसेट मेथड है या नेट पेमेंट मेथड? बताइए, नेट एसेट मेथड है या नेट पेमेंट मेथड? हालांकि इस बात का कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ता है कि ये कौन सा मेथड है, पर फिर भी तो देख के हो सकता है कुछ को लगे ये नेट पेमेंट मेथड है क्योंकि ये बता रहा है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देना है। पर दोस्तों एक्चुअल में ये नेट एसेट मेथड है। क्यों? क्योंकि आप देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ये नहीं दिया गया है कि हम इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने रुपए दे रहे हैं। मुझे लगा था नेट पेमेंट लगेगा, और आप देखो यहाँ कहीं पर भी ये नहीं दिया है कि अपन उसे कितने पैसे दे रहे हैं। अपन बोल रहे हैं रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं, रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो ये बुक वैल्यू मेथड है। पीसी इज बेस्ड ऑन बुक वैल्यू ऑफ असेट, डिस्चार्ज ऑफ पीसी के लिए बोला गया है रिक्विजिट देना। तो इसके लिए क्या होता है, नेट एसेट और नेट पेमेंट निकालने में कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पर मैं बताऊं आपको 99.99% केस में एग्जाम में अगर आप नहीं भी निकालोगे नेट एसेट नेट पेमेंट कौन सा मेथड है तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो मैं आपको अल्टरनेटिवली पूछता हूँ, इस क्वेश्चन में ये मत सोचो नेट एसेट मेथड है या नेट पेमेंट मेथड है, आप सिर्फ ये बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करो। तो ये पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि भैया मुझे प्रेफरेंस शेयर को जो देना है और इक्विटी शेयर को देना है वो रिक्विजिट है, और ये रिक्विजिट हमें कैलकुलेट करना होगा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। क्या है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन? कि पीसी बुक वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, यानी कि मैं बुक वैल्यू से पीसी निकाल लूंगा और उस पीसी में से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर और फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे दूँ। तो सबसे पहले मेरा वर्किंग नोट में बनाता हूँ कि मेरा परचेज कंसिडरेशन क्या होगा या मेरी नेट एसेट्स क्या होगी। तो पीसी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन व्हाट? बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। बुक वैल्यू ऑफ एसेट के बेसिस पे मेरा पीसी कितना आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा ले लेते अपन सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज। बताइए एसेट में क्या है? तो आप क्वेश्चन एग्जाम में चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ कि आप चारों चीज़ें लिखो, 1 2 3 4, ये जो लिखा है ना ये सब लिखो। पर क्योंकि सारी एसेट बुक वैल्यू पे ले रहे हैं तो आप सीधे टोटल एसेट्स भी लिखोगे टाइम बचाने के लिए तो चल जाएगा, पर इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है। कोई एसेट छोड़ने की होती है, शेयर इशू एक्सपेंस वगैरह टाइप की, तो वो रह जाती है। 12% डिबेंचर्स को कितने पे अग्री किया है बेटा लेने का, आप बताइए। 10% प्रीमियम पे, और बाकी आपकी करंट लाइबिलिटीज कितने की है? तो 8500 माइनस 2650, 5850 ये आपका पीसी है। ये है आपकी नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट या बुक वैल्यू ऑफ नेट असेट, और
पीसी। अब आपको निकालना है डिस्चार्ज कैसे किया है पीसी। तो आप ऐसे बोलोगे कि हमारा टोटल पीसी कितना डिसाइड हो गया कि सर 5850 देना है। इसमें से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या पे कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि आपको इशू करना है रिक्विजिट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एट 5% डिस्काउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ पी लिमिटेड एंड रिक्विजिट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट पार टू इक्विटी शेयर होल्डर। बुक वैल्यू पे लिया जा रहा है सब कुछ। अब आप बताइए आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर में रिक्विजिट नंबर के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी गई है क्या। नहीं, कहीं पे भी ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि हम 5% डिस्काउंट पे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एट 5% डिस्काउंट। तो हम ये बोलेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें पीसी कितना डिस्चार्ज करना है इक्वल टू फेस वैल्यू। क्यों? एज देयर इज नो इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो उसको 950 जाएगा, तो बैलेंस किसको चले जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब इनफैक्ट सही मायने में ये डिस्चार्ज ऑफ पीसी नहीं है, ये अलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी है टू शेयर होल्डर्स। 950 इसको चले गया तो ऑटोमेटिकली कितना चले जाएगा, 4900 इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब किसको कितना देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाएगा, इन्हें मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ पी लिमिटेड। कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलेगा, सॉरी ऑफ राम लिमिटेड। तो जो प्रेफरेंस शेयर आप दे रहे हो उसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। और इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोला है, रिक्विजिट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। तो दे विल गेट व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ राम लिमिटेड एट पार ऑफ 4900। तो ये मत सोचना कि पीसी 4900 प्लस 1000 है। ये 1000 की जो वर्थ है ना, या जो अग्रीड वैल्यू है वो 950 है। यानी मैं आप उसके क्लैरिफिकेशन के लिए जर्नल एंट्री बताता हूँ राम की बुक्स में। राम अपनी बुक्स में एंट्री कैसी करेगा, वो बोलेगा उसको सारी एसेट्स मिली है। कितने की मिली बेटा उसको सारी एसेट, 8500 की। आप एक एक करके लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। टू लाइबिलिटी में अपन उसको क्या दे रहे हैं, तो हम उसे दे रहे हैं 10% प्रीमियम पे 12% डिवेंचर्स। तो अपन सीधे कर देंगे 12% डिवेंचर ही देना उनको, तो सीधे 12% डिवेंचर कर दिया, 10% प्रीमियम पे देना है तो 1650 कर दिया। जो आपकी अलग अलग तरह की सन्ड्री क्रेडिटर्स अदर लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल या जो भी लिखा है, ये हो गया। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 950 ही देने हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को 4900 देने। तो क्लियर है, आपकी एंट्री यही होनी है। अब आप क्या करोगे, तो हम इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बजाय क्या करते हैं, लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड, पीसी 5850। फिर अपन बोलेंगे लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड को क्या मिलने वाला है, तो इट विल गेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 1000, बट there will be discount on issue of preference share capital। कितना, 5%, 50। और इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार इशू हो रही है 4900। तो ये जो एंट्री होगी।
ऐसी एंट्री होगी। तो यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअल में, हम को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि पीसी और डिस्चार्ज ऑफ पीसी दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा था परचेज कंसिडरेशन 5850 पर प्रेफरेंस शेयर 5850 में इशू हो रहे हैं कितने की, 1000 की फेस वैल्यू के, पर अग्रीड वैल्यू 950। पीसी में अग्रीड वैल्यू आती है पर अकाउंटिंग एंट्री किससे होती है दोस्तों, बुक वैल्यू से, अगर शेयर कैपिटल है, क्योंकि बचा हुआ प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। आप बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताइए। बताओ बेटा। हेलो, कंफ्यूजन है तो पूछ लो। पीसी का कैलकुलेशन एक बार वापस बता दो, मेरे को लगा था इसमें डाउट होगा। देखिए एक बार वापस से पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोल रहा है हम रिक्विजिट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, रिक्विजिट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने दे रहे हैं ये डिराइव करना पड़ेंगे, कैलकुलेट करना पड़ेंगे। देखो ना क्या लिखा है, रिक्विजिट, रिक्विजिट, पर आगे बोल रहा है पीसी सेटल्ड एज पर बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिबेंचर विल बी टेकन एट 10% प्रीमियम। फिर बोल रहे हैं हम सारी एसेट्स को बुक वैल्यू पे ले रहे हैं, डिबेंचर प्रीमियम पे ले रहे हैं, अपन ये नहीं मानेंगे क्रेडिटर्स छोड़ रहे हैं उसे बुक वैल्यू पे लेंगे। तो आप ये बोल रहे हो भैया मैं आपकी एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू के आधार पे कंपनी को ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पीसी नेट एसेट के आधार पे आ गया। एक बार पीसी आ गया, फिर उसमें से इक्विटी और प्रेफरेंस को कितना देना है, तो बोल रहे हैं रिक्विजिट दे दो। और रिक्विजिट का मतलब क्या बोल रहे हैं ये, तो रिक्विजिट का मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो कीमत है उसको दे दो, इक्विटी की जो कीमत है वो दे दो। तो मैं आपको ये क्वेश्चन को इस तरह से समझाता हूँ कि सपोज कोई आदमी ने दिवालिया निकाला, आप ऐसे समझ सकते हो, कोई बुराई नहीं, क्योंकि कंपनी बंद ही हो रही, लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो रहा है। आप ऐसा समझो कि सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने दिवालिया निकाला, तो अनिल अंबानी ने दिवालिया निकाला। अब अनिल अंबानी ने दिवालिया निकाला है तो सवाल ये उठ रहा है कि भैया उससे पैसे हमें कितने मिलेंगे और किसे कितने देने। तो हमने ये बोला कि जो उसकी एसेट्स है ना वो सब बुक वैल्यू पे रियलाइज हो जाएगी। लाइबिलिटी में डिबेंचर होल्डर को 10% ज़्यादा देना है, कुछ बकाया है तो क्रेडिटर्स को नॉर्मल दे दो, और जो पैसा बचेगा वो रिक्विजिट नंबर में आप इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दो। अब ये नहीं बताया रिक्विजिट नंबर में इक्विटी और प्रेफरेंस को कितना देना है, तो सीधी सी बात है जितने का प्रेफरेंस शेयर बुक्स में आ रहा होता है उसको दे दो, बचाओ इक्विटी को। क्यों? क्योंकि इक्विटी को बैलेंसिंग फिगर मिलता है, प्रेफरेंस को नहीं। तो बस वो लॉजिक से हमने ये निकाल दिया कि भैया यहाँ पे टोटल 8500 माइनस 1650 माइनस 1000 5850 हमें देना है, क्योंकि रिक्विजिट बोला है पर बताया नहीं है कैसे निकालना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 950 दे दो, बचा हुआ इक्विटी को दे दे। अब आगे बोला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैसे दे रहे हैं, तो हमने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश देने की बजाय हम उन्हें लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 1 साल आगे के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, जिनको उनको पैसा 1 साल आगे 2 साल आगे जो भी है मिल जाएगा, और 5% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। क्यों डिस्काउंट पे दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको आज पैसे देने थे, आप आज नहीं दे रहे हो, आप उसको बोल रहे हो मैं 6 महीने बाद दूंगा, साल भर बाद दूंगा, तो वो क्या बोलेगा भैया साल भर बाद दोगे तो या तो प्रीमियम पे देना या अभी डिस्काउंट पे इशू कर दो, ताकि अपने आप मुझे प्रीमियम मिल जाए। जैसे 950 रुपए के शेयर्स अगर मैं आपको देता जो 6 महीने बाद रिडीम होने वाले थे 950 पे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आज का पैसे 6 महीने बाद मिलता और 950 मिलता। तो उसने बोला यार ब्याज का कुछ तो करो। हमने बोला चलो हम आपको एक काम करते हैं, 950 रुपये आज आपकी वर्थ है ना,
तो आज मैं आपको 950 रुपये के नहीं, 950 रुपये की वर्थ के प्रेफरेंस शेयर इशू कर देता हूँ 5% डिस्काउंट पे। इसका मतलब 5% डिस्काउंट पे 950 की वर्थ के प्रेफरेंस शेयर, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कितने हुए होंगे 1000 के। अब अगर ये 6 महीने के प्रेफरेंस शेयर है जो 6 महीने बाद रिडीम होंगे, तो आज मैंने आपको 1000 के प्रेफरेंस शेयर इशू किए अगेंस्ट 950, तो इसकी आज वर्थ 950 ही है। किसकी? इस प्रेफरेंस शेयर की। क्यों? क्योंकि 5% डिस्काउंट पे इशू है। तो आपके 950 आज सेटल हो गए। आपको एक्चुअल में कंपनी कितने रुपए देगी? आफ्टर 6 मंथ से 1000 रुपये मिल जाएगी। तो इससे आपको फायदा क्या है? 6 महीने का आपका जो ब्याज का नुकसान था वो भरपाई हो गई। कंपनी उसे अपनी बुक्स में डिस्काउंट ऑन इशू बुक कर ली इस लॉजिक से, और बैलेंसिंग फिगर इक्विटी हो जाए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन। ये आया बेटा समझ में? तो ये बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट पेमेंट मेथड, ये सब इसके बेसिस पे चलता है। अब इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, नेट एसेट मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू में ही। where PC is intrinsic value of selling company and it is also discharged by issuing equity shares of purchasing company, where the equity shares of purchasing company are issued at intrinsic values. They are issued at intrinsic values. मतलब हमने इशू किस पे कर रहे हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयर्स को भी इंट्रिंसिक वैल्यू पे इशू किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन ले रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा उससे, बड़ा कन्फ्यूजन है। पिछले क्वेश्चन को करके बहुत मज़ा नहीं आया। तो अपन पहले अपने एग्जाम्पल बना के लेते हैं, उसके बाद फिर अपन थोड़े फुल फ्लेजेड क्वेश्चन देखेंगे। ये ज़्यादा सही तरकीब लग रही है मुझे। आप समझिए, दो कंपनी है, एक परचेजिंग कंपनी पी लिमिटेड और एक सेलिंग कंपनी वेंडर कंपनी एस लिमिटेड। ठीक है, आपको दोनों कंपनी की लेट चाहिए असेट्स की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यूज दी गई है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं तो अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं लेता है ना। तो सारे एसेट्स की ले लेते हैं बुक वैल्यू। पी लिमिटेड की 10,000 है, फेयर वैल्यू 15,000 है। एस लिमिटेड की 5,000 है और फेयर वैल्यू 8,000 है। लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू 3,000 है, फेयर वैल्यू भी 3,000 है। इसकी 1,500 है और फेयर वैल्यू इसकी लेट से 1,600 है। गुडविल की बुक वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू 6,000 है। सही है। और यहाँ पे बुक वैल्यू कुछ भी नहीं है और इसकी वैल्यू लेट से फॉर एग्जांपल गुडविल की 1,100 है। दोनों कंपनी
में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया है जिसकी फेस वैल्यू दोनों ही केस में 10 पर शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 रुपये का। 5,000 कर दो। 9,000 है इक्विटी शेयर कैपिटल और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है 3,000। आपको क्वेश्चन ने बोला है P Limited takes over S Limited at intrinsic value by issuing its own equity shares at intrinsic value। पहली बात, मैं यहाँ आपकी कंपनी को कैसे ले रहा है, आपके असेट्स लायबिलिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या था। दूसरी बात, बदले में मैं आपको पैसे कैसे डिस्चार्ज कर रहा है मेरे इक्विटी शेयर्स। आखिरी बात, मेरे इक्विटी शेयर में आपको कितने इशू कर रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे। समझ में आ रहा है कुछ? तो अब इस सिचुएशन में आप देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ये समझ में आ गया होगा कि हमें दोनों ही कंपनियों की इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में पहला वर्किंग नोट होना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, विच इज नथिंग बट नेट एसेट वैल्यू। किसकी? दोनों की निकालना पड़ेगी। नॉर्मली अपन जिस कंपनी को खरीदते हैं उस कंपनी की निकालते हैं। कोई मुझे बता सकता है क्या इस क्वेश्चन में हमें इंट्रिंसिक वैल्यू बाइंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी की क्यों निकालना पड़ रही है? डिस्चार्ज निकालने के लिए कि नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करें। तो आपको क्वेश्चन में अगर बोला जाता फाइंड पीसी तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। पर अगर क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड पीसी एंड आल्सो फाइंड डिस्चार्ज, हाउ पीसी विल बी डिस्चार्ज, कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा, तो आपको ये मेहनत करना पड़ेगी। तो आप बताइए असेट्स को हम कितने पे मेजर करेंगे? फेयर वैल्यू पे। कितनी है असेट्स की फेयर वैल्यू? 15,000 और 8,000। इसमें गुडविल भी ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू में सब लिया जाता है 6,000 और 11,000, सॉरी 1,100। और लाइबिलिटी माइनस करेंगे बेटा। कितनी है लाइबिलिटी आपकी? 3,000 और 1,600। तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है पी और एस दोनों की, जिसे आप इंट्रिंसिक वैल्यू या नेट एसेट वैल्यू कुछ भी कह लो, एक ही बात है। आपको बताए बेटा पीसी कितना हो गया इसके बेसिस पे। खत्म। ये इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर नहीं है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। पर अब आपको पीसी डिस्चार्ज कैसे करना है, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द पीसी। अब आपको कैलकुलेट करना है पीसी डिस्चार्ज कैसे होगा, कोई बताओ मुझे। हम बोलेंगे पीसी टू शेयर होल्डर्स ऑफ एस लिमिटेड इज 7,500। इट इज बेसिकली डिस्चार्ज बाय इशूइंग equity shares of P Limited which are valued at intrinsic value per share। और आप बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कितनी होगी, जल्दी से बताओ। तो सर 18,000 रुपये उसकी नेट एसेट वैल्यू है, डिवाइडेड बाय उसके 900 शेयर है, क्योंकि 9,000 की कैपिटल है, 900 शेयर है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 20 पर शेयर। तो हमें कितने शेयर्स इशू करना पड़ेंगे? 7,500 रुपीज़ का पीसी है, हमें इशू करना है शेयर्स। एक शेयर हमारा 20 रुपये का है।
इसका मतलब हमें 375 इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड विच आर वैल्यूड एट 20 पर शेयर इशू करना। तो इस तरह से आपके बुक्स में आपको करना क्या है, समझ में आ गया। ये जो अपन ने यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है पी लिमिटेड की, वो क्या काम में आई? तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी is calculated to decide number of equity shares issued against auto discharge PC। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये बताना है कि भैया आपको पीसी के बदले में क्या मिल रहा है, उसके लिए हमें इंट्रिंसिक वैल्यू परचेजिंग कंपनी की निकालनी पड़ती है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जहाँ पे दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे वैल्यूएशन किया। अगर आपको समझ में आया तो बताइए बेटा एक बार प्लीज, इज दिस क्लियर टू यू? कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। तो अगर क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों कंपनीज की पूछे, कब? ऐसे नहीं पूछेगा, वो बोलेगा पीसी डिस्चार्ज किया जाएगा, बाइंग कंपनी की इक्विटी शेयर्स इशूड एट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आप एक काम करना, दोनों की निकाल लें। तो है ना, एकदम से ऐसी पकड़ नहीं आ रही है कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए। वो जब मैं अपन क्वेश्चन आंसर्स पाएंगे तब आएगी, अभी नहीं आएगी। अभी उस स्टेज पे आने में टाइम है। अभी मैं आपको सिर्फ वैरायटी बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या वैरायटी मिल सकती है। अब अगली वैरायटी देखते हैं। पीसी इन क्वेश्चंस ऑफ अमलगमेशन नॉट एब्जॉर्प्शन। क्या मतलब इसका बताओ? ये सब अपन नेचर ऑफ परचेज में पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ वैरायटी पढ़ते जा रहे हैं। पहली वैरायटी अपन ने पढ़ा परचेज के बेसिक्स, फिर आया अपन नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड में, नेट पेमेंट मेथड में नेट एसेट, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू देखा। अपन ने देखा जब इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों की दी गई है। अब अपन एक अलग ही केस पे आ रहे हैं। ये नेट एसेट मेथड भी हो सकता है, नेट पेमेंट मेथड भी हो सकता है, पर ये अमलगमेशन है। अभी तक क्या था? एब्जॉर्प्शन था। अमलगमेशन मतलब ए प्लस बी लिमिटेड इज इक्वल टू सी लिमिटेड। अब मुझे एक बात बताओ, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड मिल के अगर सी लिमिटेड बन रहे हैं, और ये सब अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ये इन नेचर ऑफ परचेज है, तो परचेज कंसिडरेशन किसे दिया जाएगा? पीसी टू बी गिवन टू शेयर होल्डर्स ऑफ किसे? ए लिमिटेड एज वेल एज बी लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ? वी नीड टू कैलकुलेट टू परचेज कंसिडरेशन। दो पीसी निकालना पड़ेंगे ना। अच्छा हाँ, कौन इशू करेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बाइंग कंपनी कौन है? सी लिमिटेड है। सेलिंग कंपनी कौन है? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड किसके शेयर होल्डर को पीसी देगी? ए लिमिटेड के और बी लिमिटेड दोनों के शेयर होल्डर को पीसी। तो दोनों को पीसी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेंगे? दो पीसी निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है ना कमबख्त, तो बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। इसमें अमालगमेशन कैसे?
एक सेकंड रुकिएगा. देखिए, special adjustments in amalgamation which is in nature of purchase. Amalgamation A plus B is equal to C, nature of purchase है. यानी यहाँ पे बोल रहे हैं ए और बी लिमिटेड मिलके एक्स लिमिटेड बन रहा है. ये क्वेश्चन है. ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इज इक्वल टू एक्स लिमिटेड. बढ़िया है, अच्छी बात है, नाइस, वेल डन. तो आपको पीसी दो लोगों को देना है, ए लिमिटेड को और बी लिमिटेड को. अब आपके पास अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. चलो मैं आपसे इस बार अब सवाल पूछता हूं. कॉमन सेंस से आप आंसर देने की कोशिश करो, देते जाना, फिर आगे बढ़ते जाएंगे. पर आपके आंसर्स का मुझे इंतजार हो. देखिए दोस्तों, पहले केस में आपको बोला है शेयर कैपिटल ए लिमिटेड का 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच. ये एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है. और बी लिमिटेड का 200 शेयर्स हैं उसके 10 रुपए के. और पीसी में बस बोल दिया है इक्विवेलेंट शेयर्स ऑफ 10 ईच. जल्दी से बताओ बेटा, पीसी कितना होगा ए को, कितना होगा बी को, और कितना होगा टोटल. बस क्वेश्चन ने इतनी इंफॉर्मेशन दी. बोलिए, कहो न कहो और स्टूडेंट्स, कुछ तो कहो, बोलो बोलो. अब आप प्राइवेट में भी चैट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है. तो भैया आपने कुछ बोला ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, सीधी सीधी बात बोलेंगे. सर इक्विवेलेंट बोला है तो जितने उतने दे देंगे. 100 रुपये को 100. सॉरी 100 शेयर ए के हैं तो उनको 100, 200 शेयर बी के हैं तो उनको 200. हमारा शेयर 10 पे वैल्यू होगा क्योंकि कोई अग्रीड वैल्यू की बात नहीं है. तो इसका मतलब पीसी कितना हो जाएगा, ए के शेयर होल्डर को 100 शेयर ऑफ 10, बी को हो जाएगा 200 शेयर्स ऑफ 10. इसका मतलब टोटल पीसी हो जाएगा 300 शेयर्स ऑफ 10, यानी 3000 रुपीज़. बस खत्म. 100 shares of 10, 200 shares of 10 equivalent means equal. टोटल पीसी कितना हो जाएगा, 3000 रुपीज. अगले क्वेश्चन पे आइए. 100 शेयर 10, 200 शेयर ऑफ 10 इक्विवेलेंट शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर. तो यहां पे वापस से बोला हम इक्विवेलेंट शेयर दे रहे हैं पर हमारा एक शेयर 15 रुपए का. तो आप ए लिमिटेड को कितने शेयर इशू करोगे, रिक्विजिट नंबर नहीं है, इक्विवेलेंट यानी सेम, यानी 100 शेयर. पर हमारा एक शेयर कितने का है, 15 का. तो 1500 रुपये पीसी हो जाएगा. बी में 3000 रुपये पीसी हो जाएगा. टोटल पीसी आपका कितना हो जाएगा, 4500 रुपीज. सबको क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछिए. यहाँ पे बोला है, अच्छा ये इंफॉर्मेशन देखो, ये शेयर कैपिटल है और ये नेट एसेट सेट अग्रीड वैल्यू है. इस क्वेश्चन में बोला है शेयर कैपिटल 100 शेयर 10 रुपए के है पर नेट एसेट एट अग्रीड वैल्यू 5000 है. यहाँ पे इसके 200 शेयर्स हैं पर इसकी नेट एसेट एट अग्रीड वैल्यू 6000 है. और इंफॉर्मेशन में बोला है रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 10 ईच. तो इक्विवेलेंट या इक्वल नहीं है, रिक्विजिट है. अब आप बताइए, रिक्विजिट है तो आप किसको बेस बना के शेयर इशू करो. क्या ए के 100 शेयर पे 100 देना है, बी के 200 शेयर पे 200 देना है, रिक्विजिट का ये मतलब है या कोई और मतलब है? और है तो क्या है बताइए. टेक योर टाइम. Take your time. I don't give a dime unless you give me an answer which is equal to mine. Thank you. Thank you. अबे बोलो.
रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू करना है। तो देखिए रिक्विजिट मतलब किसी बेसिस पे निकालना पड़ेगा। वो बेसिस क्या हो सकता है, तो क्योंकि अग्रीड नेट एसेट्स की वैल्यू दी हुई है तो आपको मानना पड़ेगा पीसी इज बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू 5000 ए को 6000 बी को। और क्योंकि हमने डिसाइड किया है 5000 रुपये की वर्थ के शेयर्स हम ए को दे रहे हैं और हमारा एक शेयर 10 रुपये का है, तो इसका मतलब 500 शेयर ए को और 600 शेयर बी को। यहाँ पे रिक्विजिट का मतलब है इन प्रोपोर्शन टू नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू आपकी 5000 6000 है तो 500 600, टोटल पीसी आपका कितना हो जाएगा 11,000 रुपीज। और बेटा अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन कहता है 100 शेयर्स 10 ईच, 200 शेयर्स 10 ईच, नेट एसेट वैल्यू 5 and 6। क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स लिमिटेड ने डिसाइड कर लिया, एक्स लिमिटेड लेट से एक न्यू कंपनी बनाई है, उसने डिसाइड किया है कि भैया हमारी शेयर कैपिटल जो है ना वो 550 शेयर्स ही होंगे हमारे 10 रुपए के। ये तय कर दिया कि हमारी कंपनी शुरू होगी, एक्स लिमिटेड नई कंपनी शुरू होगी कितने से 550 शेयर से। और ये जो 550 शेयर से हमारी नई कंपनी शुरू हो रही है, ये एक शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का होगा। अब पीसी के लिए इंफॉर्मेशन दी है कि पीसी हम रिक्विजिट नंबर में इशू कर रहे हैं। कैसे इशू कर रहे हैं? रिक्विजिट नंबर में। कोई जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करेगा? अरे सर आराम से नहीं बता पा रहे, आप जल्दी बोलो, कोशिश करो बेटा। इस केस में पीसी क्या होना चाहिए? पीसी इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो दोस्तों एक चीज समझ जाओ, यहाँ पे रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर से सिर्फ ये पता पड़ रहा है कि किसको कितने शेयर देने, किसको कितने शेयर देने। पीसी तो पहले ही डिसाइड हो गया है क्या कि भैया नई कंपनी 5500 के शेयर कैपिटल से बन रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। नई कंपनी 5500 रुपीज के शेयर कैपिटल से बन रही है तो ये तो पहले ही तय हो गया है कि नई कंपनी कुल मिला के 5500 रुपीज के शेयर इशू करेगी। लेकिन ये शेयर दोनों को कितने इशू किए जाएंगे ये सवाल है। तो क्योंकि रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स बोला है तो आपको क्या करना होगा, आपको बोलना होगा 5500 या 550 शेयर्स को हमें कैसे एलोकेट करना पड़ेगा। ए और बी को हम किस रेशियो में एलोकेट करेंगे? 5:6 के रेशियो। क्योंकि रिक्विजिट बोला है तो इसका मतलब हम किस रेशियो में बांटते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। क्योंकि लॉजिकली आप बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया मेरे पास 550 रुपए बांटने को है और मुझे 2 लोगों में बांटना है, बराबर नहीं बांटना है। ऐसा लिखा है कि बराबर नहीं बांटना है, इनफैक्ट ये लिखा है कि दोनों लोगों में बांटने हैं और रिक्विजिट बांटना है। अब रिक्विजिट बांटना है तो भाई एक चीज समझो, 2 आदमी मेरे को कुछ सामान लेके देके दें। एक आदमी 5000 का सामान मुझे बेच के गया, एक आदमी 6000 का बेच के गया। दोनों को मैंने बोला है कि भैया देखो मेरे पास तुम्हें देने के लिए 550 मेरे शेयर्स हैं, बस इतने ही दे सकता हूं। दोनों मान गए, पर दोनों ने बोला कि आप हमें रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स दीजिएगा, जितने सही है उतने दीजिएगा। तो मैं बताओ 550 शेयर को मैं कैसे बांटूंगा ताकि जस्टिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स बटे। रिक्विजिट मतलब जस्टिफाइड, लॉजिकली करेक्ट। तो भैया जिसने 5000 रुपये एक ही कीमत की गुड्स मुझे दिए और जिसने 6000 की कीमत के गुड्स दिए, मैं दोनों को एक जितने शेयर्स नहीं दूंगा। इनफैक्ट मेरे पास जो देने को है वह मैं उसे 5:6 के रेशियो में बांट दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं ए को दूंगा 250 शेयर्स और बी को दूंगा 300। कैसे आएगा? 550 इंटू 5/5 + 6, 550 इंटू 6/5 + 6, 5:6 का रेशियो है ये। तो इसको बटेंगे बेटा 250 शेयर, इसे बटेंगे 300 शेयर। एक शेयर 10 रुपये पे वैल्यू हो रही है, 2500 और 3000।
तो रिक्विजिट मीन्स इन द रेशियो ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, बट टोटल पीसी पहले से डिसाइडेड है ट्रांसफरी कंपनी एक्स लिमिटेड का 50/100 है, तो वही होगा। सर यहाँ पे अपन ने इन शेयर्स को 10 पे क्यों वैल्यू किया, क्योंकि प्री डिसाइडेड है कि भैया शेयर्स 10 पे इशू किए जाए। अगर वो बोल देते शेयर 15 पे इशू हो रहे हैं तो पहले हम शेयर बांट देते, फिर 15 पे मल्टीप्लाई करके पीसी निकाल लेते। आ जाओ अगला क्वेश्चन। सेम है, ये भी ठीक है कि 550 शेयर ही होंगे 10 रुपए की फेस वैल्यू के, पर पीसी ऐसे होना चाहिए कि वोटिंग राइट्स आर मेंटेन्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। क्या गजब क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि हम नई कंपनी में 550 शेयर ऐसे बांटे ताकि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को वही वोटिंग राइट मिले जितनी उनकी पहले शेयर कैपिटल थी, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। यानी कि आपको यहाँ पे 550 को ए और बी को किस रेशियो में बांटना है बेटा, उनकी शेयर कैपिटल के रेशियो में, जो कि 100 शेयर और 200 शेयर 10 रुपए के, तो 100:2 101:2। तो 1:2 के रेशियो में आपको बांटना पड़ेंगे 550 शेयर्स। तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल में आएगा 183 और 367। अब ऐसा राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शनल शेयर्स मैंने बोला था, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले तो बात है। यहाँ पे पीसी कितना होगा, पीसी टोटल अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे टोटल पीसी यहाँ पे भी 5500 ही आएगा, विच इज नथिंग बट जो आपने टोटल 550 शेयर 10 रुपए की इशू की, वो फिक्स है। सिर्फ दोनों में इंडिविजुअली कितना पीसी बट रहा है वो निकालने के लिए हमें एलोकेशन करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। ये दोस्तों अमलगमेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास पीसी और डिस्चार्ज ऑफ पीसी को समझाने के, बताने के, देने के, डिस्चार्ज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इस कारण से थोड़ी सी आपको केयरफुलनेस यहाँ ज़्यादा बताना पड़ेगा। है ना बेटा, अब थोड़ा ऐसा लग रहा है, आप सी इंटर में आए हो, थोड़ा ऐसा भारी लग रहा है आज, थोड़ा ऐसा फील आ रहा है कि सर ये अमलगमेशन चैप्टर आप जो बोल रहे थे इजी है, ये इतना है नहीं। चलो अब तुमको अगर डाउट आ रहा है अपने आप के ऊपर, तो चलो मैं तुमको एक पहले पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कराता है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेगा। नीले गगन के तले नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड अमलगमेट हुए, दोनों की बैलेंस शीट दिए। 1 अप्रैल को अमलगमेट हुए, 31 मार्च की बैलेंस शीट है नील गगन। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, वाव, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी, नोट्स नहीं है इनफैक्ट, पीपी है, वाव, करंट एसेट्स है, वाव, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है विद इन योर पीपी और करंट लाइबिलिटीज। नाइस। असेट ऑफ नील लिमिटेड एंड गबर्न लिमिटेड आर टू बी रिवैल्यूड एज, प्लांट एंड मशीन और बिल्डिंग दोनों को रिवैल्यू किया। पीसी को डिस्चार्ज किया जाएगा, बांटा जाएगा कैसे, हम 24,000 इक्विटी शेयर 25 रुपए ईच फुल्ली पेड अप इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 years बांटेंगे। बहुत तेरी, ये बोल रहे हैं कि इनके पिछले 2 साल के जो प्रॉफिट्स रहे थे, उन प्रॉफिट्स के रेशियो में हमें क्या करना है, 24,000 इक्विटी शेयर बांटना है। तो क्या करना पड़ेगा, इनके प्रॉफिट्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो दिए होंगे प्रॉफिट अलग से, ये दिए प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 2 years आर गिवन बिलो। तो इनके दोनों के प्रॉफिट्स का टोटल है 475 525। तो आप सीधे 24,000 इक्विटी शेयर्स को क्या करोगे, इस रेशियो में बांट दो।
जल्दी से बताओ कितने किसको जाएंगे। नहीं बताएंगे जल्दी सर, बहुत हो गया आपका जल्दी जल्दी जल्दी, समझ आ नहीं रहा है, जल्दी जल्दी कर रहे हो तो लो। इसमें क्या समझना है बेटा, प्रपोर्शन में बांटना है। 475 प्लस 525 कितना होता है? 1 लाख, 10 लाख जो भी है। आपको सीधे क्या करना है, 24,000 शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने इन द रेशियो ऑफ 475 डिवाइडेड बाय 1000। नीले गगन के तले नील को 11,400 शेयर मिले। उसका 475 था, दूसरे का 525 था, तो उसे 12,600 मिले नीले गगन के तले। दोनों को इतने शेयर इशू कर दिए। एक शेयर कितने पे इशू हो रहा है? 25 ईच फुल्ली पेड अप। तो ये पीसी हो गया तुम्हारा, क्या है यार, फिनिश। पर सर खत्म थोड़ी ना हुआ है, क्वेश्चन आगे भी। ओके, इशू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप एट पार। प्रेफरेंस शेयर और इशू करते हैं एट पार टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट इन द बिजनेस ऑन 31 मार्च 2001। ये समझ में आ गया भैया कि इससे जो पीसी है ना, वो नेट पेमेंट मेथड पे, यहाँ पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम शेयर होल्डर को क्या पैसा देंगे। हमने बोला भैया देखो, नई कंपनी टोटल 24,000 इक्विटी शेयर देगी प्लस प्रेफरेंस शेयर भी बांटेगी। अब कंपनी की एसेट की वैल्यू ऊपर दी गई है, वो सब क्यों है? वो गुडविल निकालने के काम। पर यहाँ पे सीधे सीधे क्या बोला हुआ है कि हम 12% प्रेफरेंस शेयर और इशू कर रहे हैं, 10 रुपए ईच फुल्ली पेड अप है, एड पार इशू कर रहे हैं। और हमारा कितना इशू करना है जिससे कि जो इनकम मिल रही है वो इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट इन द बिजनेस ऑन 31 मार्च 2001। अच्छा, मतलब मुझे नीले गगन के तले, नील और गगन की क्या निकालना होगी? नेट एसेट। उस पर क्या निकालना पड़ेगा? 8%। इतना उनको क्या चाहिए? रिटर्न। इतना रिटर्न उनको कमाना है, मैं कैसे कमा के दूंगा? प्रेफरेंस शेयर्स पर। मेरे प्रेफरेंस शेयर पे कितना रिटर्न है? 12%। तो मैं करूंगा डिवाइड बाई 12%, तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है, और उसे एट पार इशू करूँ आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑफ नील और गगन रिस्पेक्टिवली। तो रिवैल्यूएशन ऊपर जो था। अब आपको बोला है इसके बेसिस पे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर नील और गगन को कितने देने, ये बताओ, और पीसी बताओ। या खुदा, ये तूने क्या किया? पे लिया, हमरे ले लिया, इतना खतरनाक क्वेश्चन क्यों दिया? चलिए, तो देखो हर क्वेश्चन नया आता है, ये भी एक उसका प्रूफ है। बस आपको पढ़ते जाना है, करते जाना है, बढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। क्या करना है? पढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, पढ़ते करते पढ़ते। आपको निकालना है इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या है, कितने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर देंगे और पीसी कितना। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं, सर कोई ट्रिक बताओ ना इससे कि हर क्वेश्चन एक जैसे सॉल्व। तो देखो ट्रिक बताने के लिए जब मैं फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पे आऊंगा तब बताऊँ। अभी अपन सिंपली जो दिया है उससे निकालते हैं। तो वर्किंग नोट 1 क्या होएगा? इक्विटी शेयर्स टू नील एंड गगन। क्वेश्चन में अपन ने निकाल ही लिया था, एक बार लिख लेते हैं। 24,000 इक्विटी शेयर देने इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। एक्सक्यूज मी। चलिए, नील गगन टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 years। 520, 475, 525। इक्विटी शेयर कैपिटल, number of shares to issue in ratio of
475:520 कितने शेयर इशू करना है? फिक्सड 24,000 शेयर्स। ये सब इन रुपीज़ है ना, ये सब इन नंबर्स है। 24,000 शेयर्स को इशू करोगे 475/525 की रेशियो है 11,400 तो 12,600 निकाला है। पीसी कितना आएगा? व्हाट इज द अग्रीड वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि हम 25 ईच फुल्ली पेड अप के शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बोल दो कि वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड इज नथिंग बट बी इंटू सी। 11,400 इंटू 25 2,85,000 रुपीज़। बारह 600 इंटू 25 12,600 इंटू 25 3,15,000 टोटल 6 लाख रुपीज़। ये हो गया इक्विटी शेयर्स और उसका पीसी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इशू, प्रेफरेंस शेयर कितना इशू करेंगे? आगे बोला है 12% प्रेफरेंस शेयर देंगे ताकि इनकम 8% और नेट एसेट्स आए। तो अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? नेट एसेट्स निकालना। इसकी नीले गगन खेताले। अब ये नेट एसेट्स आपको फेयर वैल्यूज के बेसिस पे निकाल, तो लैंड और बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीन की टोटल दी हुई है, तो अपन टोटल ही लिख लो। काय को अनिल की है 1235, नहीं दिया है, टोटल लगाना पड़ेगा 100 ही। $525, $775, $675, $648। प्लांट और बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन है नहीं, हाँ वही है। अच्छा ये उल्टा दे दिया, पहले प्लांट एंड मशीन लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बिल्डिंग लिखा, अपन मान रहे लैंड और बिल्डिंग की होगी। और क्या क्या एसेट्स में, तो ये तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कहानी नहीं है। करंट एसेट्स भी लेने होंगे 163,500। क्यों सर, इसकी तो वो फेयर वैल्यू दी नहीं है, तो भैया जिसकी फेयर वैल्यू नहीं है उसकी बुक वैल्यू ले लो। माइनस करंट लाइबिलिटी, वो भी लेना तो यही है आपको, सारी एसेट्स और लाइबिलिटी लेना होती है। जिसकी फेयर वैल्यू दी है वो फेयर वैल्यू पे, बाकी सब बुक वैल्यू। तो ये आ जाएगी आपकी नेट एसेट्स। 5,25,000, 7,75,000, 163,500 माइनस 623,500, 8,40,000, 675, 648, 158, 600, 9,24,000। नेट एसेट आ गई आपके पास, तो अब आपको क्या निकालना है? तो आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि भैया हमें उन्हें नेट एसेट पे कितना रिटर्न देना है? 8% रिटर्न। और 8% रिटर्न अगर देना है तो उसके बदले में हम कितने के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करेंगे? तो हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे 12% का ब्याज है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट पार इशू करते हैं।
तो डिविडेंड हमेशा किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे। तो आप बताइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन रुपीस कितना होगा? तो अपन बोलेंगे 67,200 अगर किसी को कमा के देना है और मैं 100 रुपये पे 12% कमाई करके दे रहा हूँ, तो इसका मतलब 6700 डिवाइडेड बाई 12%, 5,60,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू होंगे और इन्हें 6,16,000 रुपीज की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू होगी 73,920 अपॉन 12%। अब कभी क्वेश्चन ये कहता था कि प्रेफरेंस शेयर जो इशू कर रहे हैं वो 10% प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो ये फेस वैल्यू है, डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है, फिर इस पे 10% जोड़ते वो पीसी में ऐड होता है, पर यहाँ पे बोला एट पार है, तो इसका मतलब पीसी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल is 5,60,000 plus 6,16,000। तो आपसे बोला है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करना है नील और गगन को, तो हमेशा जो आंसर में पूछा जाता है ना वो अलग से लिखना चाहिए एग्जाम में। तो हमसे पूछ रहे हैं कि नील और गगन तो कितने इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं हम, तो अगर इन नंबर्स पूछ रहे हैं तो हम निकाल चुके हैं 11,400 और 12,600 इक्विटी शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू किए जा रहे हैं अगर नंबर्स में पूछ रहे हैं तो एक 10 रुपये का शेयर है, तो 56,000 और 61,600 शेयर। सही है। 5,500 कैसे है? दूसरा पूछा है परचेज कंसिडरेशन निकालिए, पीसी कितना आएगा? तो यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ नील और गगन नहीं है सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर, बस फॉर्मेट दो है, वन इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर। इसकी कीमत तो एड पार है 560 और 616,000, पहले वाले को 25 रुपये पे वैल्यू 285,315। तो आपका टोटल पीसी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7,845,930 17,76। तो देखिए 11,400 12,600 आ गया हमारा। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स हमें कितने इशू करने हैं? 560 616, टोटल 845 931। ये आंसर है। तो दोस्तों आप है ना आज के लेक्चर में जो भी आपने पढ़ा है ना उस पर आप प्लीज़ ज़्यादा परेशान मत होना, एक बार रिवाइज कर लो, और भूल भी जाओगे तो चलेगा, जब अपन क्वेश्चंस पाएंगे तब मैं करवा दूँगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र की मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर करता हूँ, आप ब्रह्मास्त्र के यहाँ तक पेज नंबर 56 तक ये जो इन्फॉर्मेशन नंबर आपका कुछ अलग हो सकता है, ये सब जो दिया ये पढ़ लेना, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना सब यहाँ पे लिखी हुई। नेट पेमेंट मेथड कैसे, नेट एसिड मेथड कितने, इसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखने की होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर क्या होता है, पर शेयर क्या होता है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको दी, पीसी डिस्चार्ज ऑफ पीसी ये सब दिखा। तो आज का लेक्चर किया नहीं किया कोई बात नहीं है, नहीं भी किया होगा तो भी आगे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्वेश्चंस में मैं दोबारा बताऊँ
बट मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, और ये न जाने मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, और आपके लिए जब आप रिवाइज करोगे ना तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा काम आएगी। वो क्या है? पीसी इज डिफरेंट इन एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में पीसी अलग होता है। कैसे? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे, बाय।